ओके जी, आज हम अच्छा, कल एक क्वेश्चन पूछा था उसका अफगानिस्तान वाला, वो उसमें मैं एक बात बताना भूल गया था। 9/11 का, ये मेन बात अफगानिस्तान वाली ये थी जो मैं कल स्किप कर गया था उस क्वेश्चन में। 9/11 हुआ था, उसमें कहा था कि अलकायदा है इसकी जिम्मेदार है, और अलकायदा की जो सेफ हेवन्स हैं वो कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। तो फिर यूएस ने इसको ब्लेम किया और स्टार्ट किया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है, और उसमें क्योंकि इसकी सोइल पाकिस्तान की बॉर्डर साथ लगता था, तो पाकिस्तान को थ्रेट किया कि आइदर यू विद अस और अगेंस्ट अस। तो उस लम्हे कहते हैं कि पाकिस्तान के पास कोई वो रास्ता नहीं था कि अगर वो ना करता तो फिर जारी बात है कॉन्सिक्वेंस तब ज़्यादा इधर आते। ठीक है, और उस वक्त ये भी थ्रेट था कि अगर पाकिस्तान को नहीं यूज़ करेगा तो वो आगे थे इंडिया को ना यूज़ कर लें, और अगर वो इंडिया को यूज़ करेंगे तो शायद कश्मीर का जो है वो हमारा काफ़ी वीक हो जाए। तो उस वजह से भी पाकिस्तान ने इसका साथ दिया और इसके अंदर क्रैकडाउन किया, और तब से इन दोनों की टसल चल रही है और अभी तक चल रही है। और अब जाके पीस शुरू हुआ है, और देखो अब 2021 के अंदर ये कंप्लीट होता है, क्योंकि लास्ट डे 1 मई दी हुई है। 1 मई के बाद कहा था कि 1 मई के बाद कोई भी यूएस का सोल्जर यहाँ पे नहीं रहेगा। लेकिन अभी जो थ्रेड चल रहे हैं, अभी उन्होंने नया एक मीटिंग की है, अब देखो क्या होता है। वैसे ये बड़ा वो है, इसको लाजमी आपको वो करना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, अगर हम स्टार्ट करते हैं अपना अच्छा टॉपिक, आज हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कल हमने पढ़े थे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कि जी पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट किस तरह की होगी। कि आइदर मोनार्की होगी, आइदर एक बंदा रूल कर रहा है, थोड़े ज़्यादा बंदे रूल कर रहे हैं, कोई फोर्सफुली रूल कर रहा है, या कोई पब्लिक के विल से आया हुआ है। तो उस बारे में हम सारी बातें आज करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनार्की से। मोनार्की बेसिकली क्या होती है? अच्छा जी, मोनार्की क्या होती है जी? मोनार्की होता है कि जी जब सॉवरेंटी क्या हो, एक सिंगल पर्सन के अंदर वेस्ट करती हो। ठीक है, कि एक सिंगल पर्सन, ये मैंने ये कौन है, वो है, क्या नाम था इसका, मुझे नाम भूल गया, ये वो गेम ऑफ थ्रोन के अंदर था। इसको ऐसे छोड़ दें। तो सॉवरेंटी जब वेस्ट करती हो एक सिंगल पर्सन में, सॉवरेंटी का मतलब क्या है कि रूल, हमें पता था ना कि सॉवरेंटी के अंदर उसके मोनोपोली ऑफ द सर्टेन पावर्स के, सर्टेन पावर्स के ऊपर उसकी मोनोपोली होती है। तो मैंने वहाँ पे इसका वर्ड यहाँ पे ये यूज़ किया कि इसका मतलब है कि पावर रेस्ट किस पे कर रही है? एक सिंगल पर्सन पे। कि जी जो मतलब कि जी जो डिसीजंस लेने हैं, जो करने हैं, वो एक बंदे ने लेने हैं। ठीक है, एक बंदा ले रहा है। अब पाकिस्तान में इमरान खान है, इमरान खान की क्या पूरी कैबिनेट होती है, पूरी कैबिनेट से कहना होता है, क्योंकि कैबिनेट भी वो वोट ऑफ नॉट कॉन्फिडेंस ला सकती है, आपके पार्लियामेंट भी वोट ऑफ नॉट कॉन्फिडेंस ला सकती है। तो वो तो आपको हर किसी को साथ लेके चलना होता है। अब ऐसा कोई रूल नहीं बना सकते। लेकिन मोनार्की में क्या होता है जी, सिर्फ एक बंदा है कि उसकी यहाँ चलेगी, इसने कह दिया तो बस ठीक है। कोई अगर इसके खिलाफ बात करेगा तो वो क्या होगा? रेबल होगा। ये पहली कंडीशन है इसकी, सॉवरेंटी की। सेकंड क्या है जी, जो उसको राइट टू रूल मिला है अच्छा, वो। हाँ हाँ, मैं पूछें। ये आज पढ़ी थी। उसमें था ये सर उमेर ने लिखवाया हुआ था कि जो पार्लियामेंट होता है ना, उसमें नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन ये अभी हमारे पाकिस्तान में पार्लियामेंट सिस्टम था, तो वजीर आजम के पीएम ने लिया अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये प्रेसिडेंशियल में भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है और पार्लियामेंट में भी होता है, या सिर्फ एक में होता है? पार्लियामेंट में होता है नो नॉट नो वोट ऑफ नॉट कॉन्फिडेंस। ठीक है, और जो प्रेसिडेंसी सिस्टम में होता है वहां पे होता है इम्पीचमेंट। ठीक है, जी ठीक है। इम्पीचमेंट। खैर वैसे ये हम यूएस का जब पढ़ेंगे, पेपर 2 स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर ये चीज़ आएगी इम्पीचमेंट की। और हमारे इसमें अभी हमारा टॉपिक आएगा सेपरेशन ऑफ पावर, उसमें भी हम इस पे बात करेंगे। इस पे ये होता है कि जो होती है ना पार्लियामेंट, वो इम्पीचमेंट कर सकती है यूएस की। लेकिन वो भी एक लंबा सा प्रोसेस है, उसमें अभी ट्रम्प की हुई थी
दो दफ़ा हुई है ट्रम्प के साथ, तो हम उस पर बात करेंगे, चलें ठीक है। और जो आप बात कर रहे हो ना कि पार्लियामेंट में वो यूएस प्रेजेंट सिस्टम में इम्पीचमेंट होती है, पार्लियामेंट सिस्टम में एक नो वोट ऑफ नॉट कॉन्फिडेंस होता है, जिसको हम कहते हैं तहरीक अदम एतमाद, ठीक है, जी ठीक है। जो अभी सेनेट में बात भी हो रही थी। अच्छा जी, अब दूसरी कंडीशन क्या थी इसकी कि राइट टू रूल की इसको कैसे मिलता है, हेरिडिटरी मिलता है। हेरिडिटरी का मतलब होता है बाप दादा से। अभी आपने अक्सर सुना होगा पॉलिटिक्स में कि जी ये विरासत में मिली है जी पार्टी इसको, मरियम नवाज को भी, बिलावल भुट्टो को भी, अक्सर आपने सुना होगा। अब वो यहाँ पे इस जगह पे वो ये चीज़ें नहीं लिखती यहाँ पे। बाकी ये है कि हेरिडिटी का मतलब होता है कि जिसको रूल मिला है वो उसको बाप दादा से मिला है, जैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में, ठीक है। अब बाप वो है बड़ा सरदार है, बेटा छोटा सरदार है, और आगे इनकी फैमिली, और हमेशा से वही ये फैमिली जा रही है, रॉयल फैमिली चलती आ रही है। तो क्या होता है जी, आपको अपने बाप दादा से रूल मिलता है। दूसरी होगी ये कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये है कि जब तक आप मरते नहीं है ना, तब तक आप जान नहीं छोड़ते, ठीक है। आपने फॉर लाइफ रूल करना है, जब तक मोहम्मद बिन सलमान मरेगा नहीं ना, तब तक वो रूल में रहेगा। क्लियर? ये 3 कंडीशंस होती हैं मोनार्की की। इसमें कोई क्वेश्चन है? नहीं, कोई क्वेश्चन। चलिए, ये होगी मोनार्की। अब हम चलते हैं जी आगे हिस्ट्री में। थोड़ा सा आपको ब्रीफ स्केच देते हैं कि जी मोनार्की आई कैसे, ठीक है, कैसे शुरू हुई, क्या एंसेसी, ताकि आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री मिल जाए, आपको एक डिपिक्शन आपको हो जाए, मैं एक अच्छी सी डिपिक्शन कर दूं, एक अच्छी सी पिक्चर आपको पता चल जाए, और ये आप अक्सर अपने दूसरे पेपर्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी कि जी एंशिएंट टाइम में शुरू में क्या थी जी, एब्सोल्यूट मोनार्की थी। अब मैंने सॉवरेंटी के अंदर बताया था एक एब्सोल्यूटनेस, एक उसका एट्रीब्यूट था ना, एब्सोल्यूटनेस मैंने बताया था, याद है? जी किसके अंदर बताया था क्या मैंने सॉवरेंटी के अंदर एक बताया था एब्सोल्यूटनेस। ये टॉपिक मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखी। अच्छा, चलो ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड पावर्स हो उसको कहते हैं जी एब्सोल्यूट। तो जब मोनार्की के बाद अनलिमिटेड पावर थी ना, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम में क्या थी जी, एब्सोल्यूट मोनार्की थी। अब जब मैंने इसमें, अगर आपने नेशन स्टेट वाली मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी, उसमें मैंने बताया था कि जी नेशंस कैसे बनी है। पहले क्या थी, अलग अलग ट्राइब से, फिर क्या हुई, कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटरी या कंकरिंग ऑफ टेरिटरी हुई, कि जी दो टेरिटरी आपस में मिल गई, और ऐसे ऐसे सीन चलता शुरू हुआ। या कोई वहां से एक बंदा आके इसको कंकर करता था, फतह करता था। अक्सर हमने, अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री है तो वो कहते थे कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया। तो वो उस हिसाब से मतलब शुरू से चलता आ रहा है ये। तो और क्या होता था जी, एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या हुआ था जी, कि जी क्या था जी, ओरिजिनली कैसे स्टार्ट हुई जी, करिस्मेटिक लीडरशिप से। आपने सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, समझ आ रही है? हाँ जी। हाँ, ठीक है। तो शुरू से क्या हुआ, करिस्मेटिक लीडरशिप से शुरू हुआ। करिस्मेटिक लीडरशिप क्या होता है जी, जो सबसे मतलब के होता है ना, एक पूरे कबीले का एक सबसे बड़ा सरदार। ऐसे ही अब जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट था, वो हर क्या क्या करता था, उसने टेरिटरीज को फतह करना शुरू किया, और वहाँ पे आके फिर वहाँ पे भी उसकी पावर चलती थी। अब जैसे होता है कि जी जो सबसे बड़ा जो सरदार होता है, जो सबसे ताकतवर बंदा होता है, वो हमारा सरदार होता है पुराने ज़माने में। तो वो कैसे स्टार्ट हुई, करिस्मेटिक लीडरशिप थे कि जो सरदार होगा वो सबसे ऊपर होगा, उसकी हाँ सबसे ऊपर होगी, वो जो कहेगा हमें उसकी बात माननी है। तो वो तब कहाँ स्टार्ट हुआ, वहाँ से एब्सोल्यूट मोनार्की स्टार्ट हुई। और ये कब होता था, जब कोई एक्सटर्नल थ्रेट होता था या इंटरनल क्राइसिस होता था ना, जैसे सपोज अभी इंटरनल क्राइसिस हो रहा है, या अभी आपने सुना होगा मार्शल लॉ लगते हैं, कि जी एक्सटर्नल थ्रेट है, या जब इंटरनल क्राइसिस है तभी मार्शल लॉ लगते रहे ना। तो ये तब लगती है कि जी अभी ये मार्शल लॉ नहीं पढ़ रहे हम, या एब्सोल्यूट मोनार्की पढ़ रहे हैं, कि जब एक्सटर्नल थ्रेट होता है ना एक कबीले के अंदर, या इंटरनल क्राइसिस होते हैं, तब क्या होता है जी कि जो बाहर का बंदा आके आपको फतह कर लेता है, और उस पर आपको हुकूमत करने लग जाता है, और वो फिर एक करिस्मेटिक लीडर बन जाता है आपका, और फिर उसकी हाँ चलती है, ठीक है जी। ओवर टाइम के बाद ये क्या हुई, डायनेस्टिक होगी।
और कस्टमरी होगी। डायनेस्टी का मतलब क्या है कि जी हेरिडिटरी होगी, जैसे हमने पढ़ा है कि जी उसका जो मरा उसका बेटा आ गया वो मरा, और एक कस्टमरी होगी मतलब ये रिवाज बन गया और यही आगे कस्टम्स बन गए और ऐसे ही चलना शुरू हो गया। ठीक है। उसके बाद जो एंशियंट फिफ्थ ये फेरोज थे, एशिया के अंदर चिन डायनेस्टी थी। इनके अंदर क्या हुआ जी, डेफिकेशन ऑफ मोनार्क आ गया कि जी उन्होंने अपने मोनार्कों को पूजना शुरू कर दिया था कि यही हमारा गॉड है, अस्तगफिरुल्लाह, यही हमारे गॉड हैं, यही हमारे खुदा हैं, इन्होंने हमें सारा कुछ करना है, इन्हीं की हाँ चलनी है, ये जो कहेंगे वही होगा। उन्होंने उसको उनको पूजना शुरू कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से एब्सोल्यूट मोनार्की की एवोल्यूशन स्टार्ट हुई। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं जी मिडेवल पीरियड में। मतलब कि शुरू में ऐसे होना, उसके बाद मिडेवल पीरियड है मतलब दरमियानी पीरियड। उस वक्त क्या होगी जी, मोनार्की क्या होगी, लिमिटेड होगी। क्यों लिमिटेड होगी कि अब क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी आ गई, क्रिश्चियनिटी का डॉन शुरू हुआ या क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुई। तो लो अब जारी बात है, रिलीजन सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो अभी भी आप देखें पाकिस्तान में कहीं पे अभी मेरा वैसे आर्टिकल आ रहा है जेंडर इक्वालिटी पे, इन इक्वालिटी पे, वो भी आप पढ़िएगा, उसके अंदर भी मैंने बातें लिखी हैं सारी। ठीक है। तो ये सूडो रिलीजियस लीडर्स या फिकल माइंड वाले, इन्होंने शुरू अपनी हुकूमत शुरू कर दी। मतलब रिलीजन कार्ड चलना शुरू हो गया और लोगों ने क्या कर दिया, इन चर्च जैसे अभी ये पॉप बना हुआ है। अभी एक मूवी आई थी जॉनी इंग्लिश, देखी हुई आपने? मिस्टर बीन की थी जॉनी इंग्लिश, उसके अंदर भी ये सीन था, चले मैं आपको बता दूंगा। अब क्या हुआ जी, मिडिल पीरियड में क्रिश्चियनिटी का दौर शुरू हुआ और मोनार्की का जो था रूल, जो पावर थी वो कम होना शुरू होगी और चर्च की पावर ऊपर आना शुरू होगी। तो कहता था अगर किसी ने मोनार्क बनना है ना, तो उसको कैसे होना चाहिए, उसको चर्च की मतलब के पॉप की ब्लेसिंग्स, मतलब चर्च की विल चाहिए होगी, चर्च की ब्लेसिंग चाहिए होगी कि मोनार्क तभी होगा, ठीक है जी, जब उसको अपॉइंट किया जाएगा डिवाइन विल के ऊपर। क्योंकि ये कहता था जी ये सबसे ऊपर है जी, ये जैसे अभी भी पॉप क्रिश्चियन भी देखें आप, पॉप बड़ा ही वो होगा, रिप्यूटेड या रिस्पेक्टेबल बंदा होता है जी, कि इसी को मतलब कि उन्होंने अब खुदा इसको छोड़ के इसको बना दिया, इन अदर वर्ड्स। तो जब तक ये किसी को ब्लेसिंग नहीं ना देगा, जब तक ये किसी को ताज नहीं बताएगा, तब तक वो क्या हो सकता है, वो हमारा रूलर नहीं बन सकता। ठीक है। आप ये देखें एक पिक्चर में ये बैठा हुआ है, ये उस पर ताज रख रहा है, क्योंकि यही ताज रखेगा तो ये रूलर बनेगा, ये ताज नहीं रखेगा तो ये रूलर नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो एंशिएंट ओरियन एम्पायर्स में ये बिशप और पॉप जो था वो मतलब के किंग को सिम्बलाइज करते थे कि वो किंग मतलब किंग है कि नहीं है। तो इस तरह से जो मोनार्की थी वो लिमिटेड होगी, क्योंकि अब मोनार्की में जारी बात है, एक ये बंदा, अब ये दो बंदे आ गए, 2% आ गए ना, अब मोनार्की क्या होगी, लिमिटेड होगी। क्लियर हुआ ये कहानी, थोड़ी सी समझ आई है? नहीं, इसकी मुझे नहीं समझ आ रही। क्या हुआ जी कि शुरू में क्या था, एब्सोल्यूट मोनार्की थी, एक बंदे की हाँ थी। मिडिवल पीरियड में क्या हुआ, जब क्रिश्चियनिटी आई शुरू, क्रिश्चियनिटी का आगाज शुरू हुआ, तो क्रिश्चियनिटी में क्या हुआ जी, जो चर्च होता है, पॉप होता है, उसकी बड़ी एक पावर होती है। लोग क्या करते हैं जी, रिलीजियस एक रिलीजन कार्ड होता है, अभी आप देख लें, अब अगर कोई एक रिलीजियस बंदा कोई एक दावत करे मस्जिद में, आपको बड़े बंदे नजर आएंगे। तो क्या हुआ जी कि रिलीजियस कार्ड शुरू हो गया जी, क्रिश्चियनिटी ऊपर आ गई, लोगों ने चर्च को ज़्यादा मानना शुरू कर दिया, और इस तरह से जो मोनार्की थी उसकी जो पावर है वो ख़त्म होना शुरू होगी। तो अब अगर मोनार्क आपने रूलर बनना है ना, तो आपको इस बंदे को अपने साथ रखना है। ठीक है, क्योंकि लोग सारे इसको पूछते हैं। ठीक है, लोग सारे इसको पूछते हैं, तो आपको इसकी ब्लेसिंग लेनी है, तब आपको होगा, आप मोनार्क बन सकते हो, जैसे ये इसको ताज बना रहा है। तो इस तरह से जो एक्चुअल मोनार्क था उसकी जो होगी पावर्स, वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। अब समझ आइए? हाँ जी, आ गई है। चले। अच्छा जी, एक तो ये था कि ये पॉप का कल्चर आ गया। दूसरा क्या था जी, फ्यूडलिज्म। केदारी बात है, अब फ्यूडलिज्म जो थे वो क्या था जी, जो मोनार्क्स थे मिडिवल पीरियड के, जो मोनार्क्स थे वो क्या थे जी, डिपेंडेंट थे फ्यूडल्स पे। क्योंकि जारी बात है, अब फ्यूडल लॉर्ड्स क्या होते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने बड़े बंदे रखे होते हैं। अब वो तो फ्यूडल लॉर्ड्स का क्या था, आपको उनको अपने साथ मिलाना पड़ना था। ठीक है जी। अभी अभी अगर आप देखें,
लेट्स सपोज अभी फ्यूडल लॉट किसको कहा जाता है? हम अक्सर आपने एजुकेशन में पढ़ा होगा कि जी ये लोग इनको पढ़ने नहीं, एजुकेशन हासिल नहीं करने देते अपने लोगों को, फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं। अगर क्योंकि अगर इनको एजुकेशन मिल गई तो हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, ये हमें पूछेंगे नहीं, अभी हमारे अंडर काम करते हैं। तो फ्यूडल लॉर्ड्स कैसे कहते हैं? जो वेल्दी पीपल थे ना, अब वेल्दी पीपल के आगे आपको दारी पता, उन्होंने उनकी कंपनीज है बड़ी बड़ी, उन्होंने लोगों को जॉब्स देनी है, इन अदर वर्ड्स तो आपको उनके साथ मिलकर काम करना है। ठीक है, तो दारी बात है, आप इन पे भी, हमने एक टॉपिक पढ़ा था पॉलिटिकल सॉवरेंटी। ठीक है, पॉलिटिकल सॉवरेन भी थे ऐसे ग्रुप्स, ठीक है, जिसपे जो लीगल सॉवरन होता है, जो एक्चुअल सॉवरन होता है, वो अपने आप को सबमिट कर देता है। जैसे आजकल पाकिस्तान में क्या है, मीडिया है, ठीक है, आप मीडिया से हाथ से नहीं बच सकते, क्योंकि एक चैनल आपके खिलाफ हो गया तो लोग आधे से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है जी, समझ आइए इसकी, फ्यूडल लॉर्ड्स की, फ्यूडलिज्म की। नहीं है तो दोबारा बताता हूँ, कोई इशू नहीं है। समझ आइए आपको? अच्छा, ओके। अच्छा जी, थोड़ा सा ये पिक्चर देख लें। अब ऊपर क्या था? किंग। किंग के बाद नीचे आते थे नोबल्स। अब यहाँ पे आप फ्यूडल लॉर्ड्स भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके नीचे नाइट्स, नाइट्स के जिसे आर्मी कहते हैं। नीचे फीजेंट्स, जो फार्मर्स होते हैं, जो आम लोग होते हैं। किंग क्या करता था जी? नोबल्स को क्या करता था? ग्रांट लैंड करता था। ठीक है, ये इनको लैंड देते थे, ज़मीनें इनका होती थी कि ठीक है ये आप ज़मीन ले लें वगैरह वगैरह। नोबल्स आगे वही उसमें से कुछ लैंड नाइट्स को देते थे, उनको अपने साथ मिलाने के लिए। और नाइट्स क्या करते थे? लोगों को प्रोटेक्शन देते थे। ये मतलब मैं अगर एक सिंगल साइड की बता रहा हूँ। बदले में नाइट्स, नाइट्स बदले में, मतलब कि जी नाइट्स को प्रोटेक्शन देते थे, बदले में फिर इनको फूड एंड सर्विस देती थी नाइट्स को। ठीक है, कि हम आपको फूड देंगे, हम आपको सर्विस देंगे, आप हमें प्रोटेक्ट करें। अब नोबल्स इनको लैंड ग्रांट करते थे, बदले में नाइट्स इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी। अब किंग नोबल्स को ग्रांट इसलिए देता था क्योंकि नोबल्स क्या करते थे? किंग को पैसे या सोल्जर्स देते थे। जैसे सपोज अगर वॉर हो गई है, वॉर में किंग को चाहिए, अपनी आर्मी चाहिए, तो आर्मी को बनाने के लिए उसको नोबल्स को अपने साथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि नोबल्स ही उसको क्या सकते हैं, मनी, मतलब फ्यूडल लॉर्ड जो पॉप है वही आपको आर्मी दे सकता है, या फ्यूडल लॉर्ड्स ही आपको आर्मी दे सकते हैं, आपको बंदे दे सकते हैं लड़ने के लिए। तो आपको इनकी बात माननी पड़ेगी, इनको अपने साथ मिलाना पड़ेगा। तो इस वजह से इसको कहते हैं फ्यूडलिज्म। तो यहाँ पे उनकी पावर क्या थी? लिमिटेड थी। क्लियर? ओके। और थोड़ी सी ये, मतलब कि नंबर्स देख लें, खैर इसकी कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ें। अच्छा जी, अब उसके बाद आगे शुरू होता है जी। अब पहले हमने पढ़ा जी एब्सोल्यूट मोनार्की, उसके बाद मिडिवल पीरियड आ गया जिसमें लिमिटेड होगी। अब आ गया रेनेसांस पीरियड, आ गया यहाँ पे फिर एब्सोल्यूट मोनार्की आ गई। अब वो कैसा है वो देख लें। ये थोड़ी सी बोरिंग हिस्ट्री है, खैर कोई नहीं, आपको ज़रा हिस्ट्री की पता चल जाएगा कैसे शुरू हुआ, कैसे ख़त्म हुआ। ठीक है जी, रेनेसांस पीरियड में क्या था जी? दोबारा एब्सोल्यूट मोनार्की आ गई। कैसे आई? तो अब क्या हो गया जी? जाहिर बात है, एक रूलर हमेशा सारी जिंदगी के लिए तो रूलर नहीं ना, मतलब कि हमेशा के लिए रूलर तो नहीं है ना, मरेगा भी। उनके जब बच्चे आना शुरू हुए तो न्यू मोनार्क्स आगे इमर्ज होना शुरू हो गए। तो उन्होंने क्या कर दी? एक तो अपनी खुद की सेल्फ आर्मी बनाना शुरू कर दी। सेल्फ आर्मी मतलब अपने खुद के बंदे बनाना शुरू कर दिए। दूसरा, उन्होंने नोबिलिटी से अपने आप को ब्रोक कर दिया, अपने आप को अलग कर दिया, और दोबारा से अपना आउन रूल शुरू कर दिया। मतलब कि उन्होंने नोबिलिटी को पीछे कर दिया। ठीक है, क्योंकि उनको नोबल्स क्यों चाहिए थे? कि लोगों को अपने साथ रखना है। और अपनी आर्मी के लिए एक तो उन्होंने अपनी खुद की आर्मी बना ली, और लोगों को अपने साथ कैसे मिलाया वो हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो यहाँ पे ये है कि उन्होंने उसको अपने आप को ख़त्म कर दिया नोबिलिटी से, और हमने आउन रूल शुरू कर दिया। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप हेनरी सेवन, लुइस 14 और फ्रांस, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी उसके अंदर। ठीक है, ये थे जी, ये न्यू मोनार्क्स थे हमारे। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अब ये इन्होंने लोगों को अपने साथ कैसे मिलाया? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन ये था कि जी अब क्या हुआ था जी, जैसे न्यू मोनार्क्स आए ना, अब आपने पढ़ा होगा कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, ये 30 वॉर ऑफ रिलीजन थी, 30 ईयर्स ऑफ वॉर थी। ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स इनके दरमियान। अब ये दो ग्रुप्स बन गए क्रिश्चियनिटी के अंदर।
तो जो प्रोटेस्टेंट थे ना, इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अगर आप एक रूलर को, जो मोनार्क है ना, मोनार्क जो रूलर है, उसे वो खुद ही उसके पास ब्लेसिंग है गॉड की, ठीक है, वो तभी रूलर बना है जब गॉड ने उसको करना चाहा है, क्योंकि गॉड जिसे चाहते हैं ना, मतलब ठीक है, उसके पास खुद ही ब्लेसिंग है कि वो डायरेक्ट इसका जो कनेक्ट होता है वो गॉड से होता है, तभी ये बना है, क्योंकि अल्लाह ताला, मतलब इन सेंस हम मुंह में अल्लाह ताला ही आता है कि जी गॉड ने हमें ब्लेसिंग दी है, गॉड ने हमें खुद चुना, तभी हम आपके रूलर बने। इस तरह से उन्होंने लोगों को अपने साथ करना शुरू किया और चर्च की पावर को ख़त्म किया, ठीक है, कि जी जो मोनार्क है वो कोई ज़मीनी अथॉरिटी नहीं है, उसको जो राइट टू रूल मिला है वो डायरेक्ट फ्रॉम द विल ऑफ गॉड से मिला है, और सिर्फ गॉड ही है उसको जज कर सकता है, और अगर कोई इसको डिथ्रोन करने की कोशिश करेगा तो वो गॉड के एक्ट के खिलाफ जा रहा है। तो इस तरह से ये इस तरह का मंजन बेचा उन्होंने और लोगों को अपने साथ किया, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट विल है ट्रेस्टी ऑफ वेस्टफैलिया, जिसमें जो 30 ईयर्स ऑफ वॉर थी, रिलीजियस वॉर, जिन दोनों के दरमियान वॉर शुरू हुई थी, उसको ये करके इन्होंने ये वाला डील दे के और ये वाला करके इन्होंने इस वॉर को ख़त्म किया था, ठीक है। ये ज़रा पिक्चर में देख लें कि ये डायरेक्ट ऊपर से, मतलब खुदाई मखलूक आके इसको ताज बना रही है। तो यहाँ से एब्सोल्यूट मोनार्की दोबारा स्टार्ट होगी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? अभी तक सही चल रहा है? हाँ जी, सही। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए जी अब क्या आ जाए जी, 17वीं सेंचुरी से, मतलब आगे सेंचुरी शुरू होगी, 18वीं सेंचुरी आ गई, मॉडर्निज्म आ गई दुनिया के अंदर, ठीक है। तो अब क्या हुई, दोबारा से मोनार्की का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। कैसे हुआ जी? अब क्या जी, लिबरलिज्म बढ़ रही है, लिबरलिज्म बढ़ना शुरू हो गई, लोगों को क्या अपने राइट्स, नेचुरल राइट्स की सूरत में, ठीक है, अपनी फ्रीडम की सूरत में, कि अब लोगों को अपनी खुद की फ्रीडम चाहिए थी, नेचुरल राइट्स चाहिए थे, ठीक है। हम मतलब ये होता था ना कि पहले जो उसने कहना है वही करना है, अब ऐसा नहीं था, अब नेचुरल राइट्स आ गए थे, जुडिशरी आ गई थी, दुनिया है, आप अपने नेचुरल राइट्स को आवाज़ उठा सकते हो, लिबरलिज्म। उसके बाद ये सोसाइटी एक्सपेंड करना शुरू होगी, जो मिडिल क्लास थी वो ऊपर आना स्टार्ट होगी, जैसे जैसे लोगों की एजुकेशन बढ़ी, लोगों के काम बढ़े, दुनिया के अंदर नई नई इन्वेंट डिस्कवरी आना शुरू हुई, तो जाहिर बात है वो उनके जो थे, जो उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बढ़ना शुरू हुआ, तो अपने लाइफ स्टाइल के लिए उनको नई नई जॉब, नई नई एम्प्लॉयमेंट चाहिए थी, तो इन्होंने तो उनके राइट्स, उन्होंने अपने राइट्स मांगना शुरू कर दिए, ठीक है। और अर्बनाइजेशन के मतलब कि नई नई सिटीज़ बनना स्टार्ट होगी, ठीक है, और पॉपुलेशन ज़्यादा होने लग गई, और ऐसे ही काम स्टार्ट हो गया। और जैसे ये बढ़ना शुरू हुआ, उन्होंने अपने राइट्स मांगने शुरू किए, तो जाहिर बात है मुनार तो पहले ये तो ना जो चाहता था जैसे करता था, अब वो काम ही ख़त्म हो गया, अब जो लोग चाहेंगे वो करेंगे, और लोगों को अपनी फ्रीडम चाहिए, तो इस वजह से उसकी जो मोनार्की थी वो वीकन ख़त्म होना शुरू हो गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या था जी, एंड मोनार्की का एंड हो गया जी, जैसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद से क्या हो जी, मोनार्की एंड, और दुनिया में मोनार्की, या आप कह सकते हैं आगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे अभी आगे डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी आना शुरू होगी। जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया था ना, उसमें ये बात हुई थी, एक तो ये बात लिख लें, सॉरी मैं बात स्किप कर गया हूँ, कि जी हर किसी की अपनी मर्जी है अब, ठीक है। जो रूल ऑफ किंग है ना, वो अपनी मर्जी से रूल करेगा, उसे किसी भी, क्या नाम है, आपको चर्च से लेने की ज़रूरत नहीं है, चर्च से आपकी चर्च की कंसेंट लेने की, चर्च की मर्जी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से पहली दफ़ा सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट निकला था, ठीक है। अब उसकी अपनी मोनोपोली है पावर्स पे, अपनी मर्जी है, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये सॉवरेंटी वाला, अपने जो सॉवरेंटी के नोट्स अगर आप बनाए हैं उसके अंदर आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा आता है जी, अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड मोनार्की है, ठीक है, वो क्या है जी? अच्छा, मैंने ये पूछना था कि ये सारा आप क्रिश्चियनिटी बेस बता रहे हैं, तो बाकी ये जो थे मुस्लिम्स वगैरह या ये हो गया, तो इनका कुछ नहीं था ऐसा कॉन्सेप्ट? अब उसका ऐसे बना लीजिए, क्या थी, एम्पायर्स बने हुए थे, ठीक है। तो एम्पायर्स वालों को रूल ख़त्म किसने किया था? अंग्रेज़ ने आके ख़त्म किया था ना। तो अंग्रेज़ क्या थे? वो क्रिश्चियन ही थे ना। हम्म। हाँ जी। हाँ, तो अभी मैंने हिस्ट्री, अगर आप बुक्स देखें ना, बुक्स में हिस्ट्री ये लिखी हुई है, और वो अच्छा।
वो इतना लंबा मैंने सिर्फ आपको मिडिवल पीरियड में पढ़ाया है या एब्सोल्यूट मोनार्की में पढ़ा है। अब अगर आप उसमें चले जाएं एब्सोल्यूट बिल्कुल ही उतर, तो उस वक्त आप वहां से शुरू कर दें। इसमें कोई इतनी वो नहीं है कि जी हमने इसका नहीं पढ़ा तो इसका पढ़ा, ऐसा कोई। ठीक है, जी ठीक है। अच्छा जी, अब मॉडर्न वर्ल्ड में आ जाए मोनार्की में, क्योंकि अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड जैसे अभी हम जिसमें रह रहे हैं उसमें भी तो मोनार्की है ना, तो वो क्या चीज़ है। 20 सेंचुरी के बाद ना मोनार्क्स जो थे वो क्या बन गए, सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल यूनिटी के सिंबल बन गए, जिसका हमने पढ़ाया था नॉमिनल सॉवरेंटी। ठीक है, कि एक सिंबल, एक नेशनल यूनिटी का एक सिंबल बन गए। और जो रियल पावर थी ना वो ट्रांसफर्ड होगी टू असेंबलीज, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज। जो कॉन्स्टिट्यूशन बने, लोगों के मुल्क, नए नए मुल्क बने, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि सारी पावर्स किसके पास होगी, असेंबलीज के पास होगी, जिसमें नेशनल असेंबली, सेनेट वगैरह वगैरह। तो रियल पावर कहाँ होगी, वहाँ ट्रांसफर होगी। और जो अभी ट्रू फंक्शन मोनार्की ना जो पहले ज़माने में थी वो अब बहुत कम है। ठीक है, अब वो बहुत कम रह गई है। अब जो क्या बन गई जी, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज के पास ज़्यादा पावर्स आ गई है, मोनार्की अब बिल्कुल ही एंड रह गया। ये कुछ कंट्री, जिन कंट्रीज में वो बहुत थोड़ी कंट्रीज हैं। ठीक है जी, अब देखें कि जो अभी रिमेनिंग मोनार्कीज है, नोटेबल मोनार्कीज, मतलब जो रियल मोनार्क हैं, वो कहाँ पे जी, ब्रुनाई में है, ओमान में है, सऊदी अरेबिया में है, स्विट्जरलैंड में। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था जिसमें मोनार्क क्या एक सिंबल, सिंबल की सूरत में रह गया, नेशनल यूनिटी का सिंबल बनकर रह गया, वो इन कंट्रीज में है, बेल्जियम, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, जापान वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, क्लियर है। हाँ हाँ जी। ठीक है, ये था मोनार्की का टॉपिक। आगे हम चलते हैं जी डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी में। अब यहाँ पे अगर आप कोई रेफरेंस लगाना चाहें, साथ साथ आप पाकिस्तान की एग्जांपल दे सकते हैं जी। अब ये जो ये चीज़ है, ठीक है, इसको आप यूज़ करें अपने अगले अगर मैं अगर पेपर में क्वेश्चन आते हैं, लेट्स सपोज डेमोक्रेसी का, गवर्नेंस का, ठीक है, तो आप ये चीज़ें डाल दें, सॉरी, कि जी आप जो मिडिल क्लास होती है आपको उसको सही तरह रूल करना चाहिए, उनके बातों को कम कम होना चाहिए। जब मिडिल क्लास आपसे खुश होगा तब तक आपकी गवर्नेंस अच्छी नहीं होगी। ठीक है, मोनार्की कैसे ख़त्म हुई, थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर आप ये चीज़ें डाल दें, क्लियर, आप उसके अंदर ये यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम डिक्टेटरशिप पे। आगे पढ़ना है या इतना बहुत है। जैसे मर्जी है, अगर आपके नहीं पास टाइम नहीं, है तो। मैं तो फ्री, मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो आपको, आप मुझे क्या, मैं आपको सारी प्रोसेस पढ़ा देता हूँ। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, पढ़ा दें। ठीक है, अच्छा जी, डिक्टेटरशिप क्या होती है जी। डिक्टेटरशिप क्या होता है जी, कि जब क्या होता है जी, ऑफिस है जब आपका जो रूल है, पावर है, वो कैसे लीजिए, थ्रू फोर्स में लीजिए। ठीक है, थ्रू फोर्स लीजिए, रेदर देन मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है जी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है ना। और जबकि डिक्टेटरशिप में क्या होता है, थ्रू फोर्स, आप जब किसी का ऑफिस मतलब उसको गिरा के और वहाँ पे आप रूल बैठ जाते हैं। जैसे होता था, मिलिट्री टेक ओवर्स होते थे, फिर रिबेलियन हो जाए। ठीक है, जैसे अब रिबेलियंस का मतलब क्या है जी, जब तालिबान है वो चढ़ाई कर दें हुकूमत में और अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत बना ले, तो वो भी डिक्टेटरशिप बन जाएगी। जब कहते थे कि जब एक इलेक्टेड पर्सन रिफ्यूज़ कर दे ऑफिस से उतरना, तो वो डिक्टेटरशिप बन गई। जैसे अभी ट्रम्प का सीन हुआ है, ट्रम्प कहता था मैं नहीं जाता, मुझे क्यों निकाला, वो शुरू हो गया वहाँ पे। ठीक है, और इसने वहाँ पे एक मतलब कि लोगों का जो था एक क्राउड प्रोटेस्ट वो ऑर्केस्ट्रेट कर दिया। तो आप यहाँ पे इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। जबकि मोनार्की क्या होता है, एक फैमिली अफेयर होता है। ठीक है, फैमिली में सारा साम सीन सोन चलता रहता है। जबकि डिक्टेटरशिप में क्या होता है जी, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर, अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अब एग्जांपल्स क्या है डिक्टेटरशिप की जी। एग्जांपल्स में आती है जी, बेनितो मुसोलिनी, हिटलर। मुसोलिनी कहाँ था जी, फाशिज्म का। ये था जी नाजिज्म, नाजी पार्टी। सद्दाम हुसैन इराक में था जी। किंग जॉन जिन जो अभी नॉर्थ कोरिया में है। और जो पाकिस्तान में मार्शल आर्ट डिक्टेटर्स आते रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक। ठीक है जी, तो ये कुछ एग्जांपल हैं डिक्टेटरशिप की।
ठीक है, आगे आते हैं जी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है जी? डेमोक्रेसी क्या है जी? ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिनमें कहा हो किसका रूल हो? सिटीजन्स का। ठीक है जी। डेमोक्रेसी में क्या होते हैं जी? जो सिटीजन्स होते हैं वो कुछ पावर उनके पास होती है, अथॉरिटी होती है। कैसे होती है जी? कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल लेवल पे डिसीजन मेकिंग में और गवर्नमेंट को प्रोसेस करने में। ठीक है जी। हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? हम वोट दे के। ठीक है जी। डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं जी? अभी जैसे डिसीजन मेकिंग होती है, हम खुद तो नहीं करते, हम क्या करते हैं? हम वोट देते हैं, उन वोट से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव जाके वहाँ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। वो किसके मर्जी के मुताबिक होती है? हमारे मर्जी के मुताबिक। और जो मेजर पार्टी होती है जो वोट लेके आती है, वो क्या बन जाती है? वो गवर्नमेंट बनाती है अपनी। तो गवर्नमेंट कौन बनाएगा, कैसे डिसीजन मेकिंग होगी, उसका फैसला कौन करते हैं? पीपल करते हैं। अब ये होता है नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्या हो गया, वो सारी आगे डिबेट्स हैं। ठीक है। जनरली जो हम थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं वो ये है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि नहीं होता, वो बात की बात है। ठीक है जी। ये होगी आपकी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। अच्छा जी, अब क्वेश्चन आता है, अक्सर पेपर में भी आता है जी, कि जी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, आई थिंक मैंने यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं डाला हुआ, इंटरेक्ट मिस हो गया। ठीक है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है जी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जैसे अब ये पिक्चर में देखें जी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है कि जो लोग होते हैं वो खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सी जो पॉलिसी बनानी है, कैसे पॉलिसी के इनिशिएटिव लेने हैं, कैसे नहीं लेने। ठीक है जी। जैसे अब ये सारे लोग आए हुए हैं, ये छोटा सा एक स्टेज बना हुआ है जी। यहाँ पे कहते हैं कि लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि जी जो पब्लिक एजुकेशन पॉलिसी 2021 है ना, उसके अंदर इतना बजट होना चाहिए। ये सारे हाथ खड़ा कर देंगे, हाँ 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 ठीक है। ज़्यादा हाथ खड़े हों तो ठीक, वो आगे इसको परस्यू कर दो। ज़्यादा हाथ ना खड़े हो तो रिजेक्ट करके नई पॉलिसी लेके आओ। जब ये वाला सीन हो ना, इसको कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो कि अभी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई, 222 मिलियन हो गई है पाकिस्तान की पॉपुलेशन, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हमारे पास क्या है जी? अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है जी? जो लोग होते हैं वो वोट देते हैं, वोट से अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। ठीक है जी। वो रिप्रेजेंटेटिव आगे असम्बलीज में जाते हैं, असम्बली में डिसीजन मेकिंग करते हैं, और फिर उन डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली किस पे जाता है जी? लोगों, पीपल पे जाता है। उसका इफेक्ट पीपल पे जाता है। ठीक है। ये होती है जी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रही है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, समझ आइए वो चीज़। हाँ जी, आगे। तो ये है। तो एग्जांपल्स देख लें, यहाँ पे एग्जांपल आप देख लें, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह वगैरह जितनी। और यहाँ पे एग्जांपल्स क्या हैं जी? जो अभी स्विट्ज़रलैंड के अंदर कुछ 2 कैंटोनल असम्बलीज हैं, वो ऐसे होती हैं जी। ये स्विट्ज़रलैंड की मैंने एग्जांपल डाली हुई है। एंशियंट एथर्स के अंदर ये होता था। ठीक। अभी अगर आप कभी देखें ना, अभी पाकिस्तान नेशनल असम्बली का इजलास, उसमें भी यही होता है। बिल आया जी, कितने बंदे इसको हाँ करते हैं, किसको ना करते हैं। तो अगर हाँ 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 की आवाज़ ज़्यादा आ जाए तो उसको बिल को पास कर देते हैं। वो हाँ हाँ की ना ना की आवाज़ ज़्यादा आ जाए तो उसको कर देते हैं। अभी मैं एक दफ़ा देख रहा था नेशनल असम्बली का, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जी जो ये अल्कोहल है, अल्कोहल कंजम्पशन, शराब, ये बिल्कुल बैन कर दें, ख़त्म कर दें। ठीक है। तो हाँ हाँ की आवाज़ें कम थी, ना ना की आवाज़ ज़्यादा थी कि नहीं बैन करनी। क्यों नहीं बैन करनी जी? कि जी पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान थोड़ी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी हैं जी, हिंदूज़ भी हैं, और उसके बाद जो फॉरेन एम्बेसडर्स हैं वो भी हैं, वो तो पीते हैं ना। तो हम ऐसे, हम हर किसी का हक तो नहीं छीन सकते, हर किसी को राइट है। ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने नहीं की थी। तो वो एक सीन मैंने खुद देखा था लाजमी। तो वो कौन सी थी? अब असेंबली के अंदर वो डायरेक्ट प्योर डेमोक्रेसी चला रहे हैं, मतलब खुद हाँ करके। और अब वैसे ओवरऑल वो क्या है जी? एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अच्छा जी, अब हम कुछ चलते हैं जी। अगर हम एक चाहते हैं कि हमारा एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम हो, तो उसकी क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या उसकी शराइत हैं, क्या कंडीशंस हैं। ठीक है। अब यहाँ से आपका थोड़ा ऐसे का मटेरियल स्टार्ट हो गया।
सबसे पहले स्ट्रक्चरल प्रीरिक्विजिट्स की बात करते हैं जी। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये हमने लास्ट क्लास में कल भी बात की थी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कोडिफाइड, जिससे हमने बात की थी कि सारे रूल्स डिफाइन हो, हर किसी का पता हो कि कौन से किसके रूल्स हैं। अब वो ऐड करते हैं। यहाँ पे यूके की एग्जाम्पशन डाली कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है, वो अनरिटन है। ठीक है, ये अपने, ये हम पढ़ेंगे जब इनका यूके का पॉलिटिकल सिस्टम आएगा ना, कि क्या है वहाँ पे वो स्टैट्यूट और कन्वेंशन पे काम करते हैं, उसके मुताबिक काम करते हैं। दूसरा क्या है जी, फंडामेंटल राइट्स की कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोटेक्शन। ये भी हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ी थी। इस पर डिबेट बात करूँ या ये पता है आपको? नहीं, ये मुझे पता है। ठीक है। उसके बाद क्या है जी, कि आपके जो इम्पार्शल और स्ट्रॉन्ग मॉडर्न स्टेट्स होने चाहिए। मेरिटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे हम नैब की बात करेंगे। नैब, FIA, ANF। अभी यहाँ पे आप PPSC की बात कर दें, जो अभी PPSC का स्कैंडल चला था कि वहाँ पे जी मेरिट पे भर्ती नहीं हो रही थी, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वहाँ पे उन्होंने उसके चेयरमैन को ख़त्म कर दिया था, चेयरमैन को हटा दिया था कि हमें एक इम्पार्शल और स्ट्रॉन्ग मॉडर्न स्टेट के मतलब अच्छे इंस्टीट्यूशन चाहिए जो इम्पार्शल हो। यहाँ पे आप जुडिशरी की बात कर दें, ठीक, जो मेरिट पे काम करें, क्योंकि अगर ये मेरिट पे काम नहीं करेंगे तो जो ऐसे लोग आ जाएंगे जिनको पता नहीं होगा चीज़ों का सही, और फिर वो ऐसे डिसीजन लेंगे जिसका नुकसान सीधा से लोगों को होगा और मुल्क को होगा। ठीक है। उसके बाद मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज होने चाहिए हमारे, अगर हम एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक चाहते हैं जी। यहाँ पे आप बात करें पाकिस्तान की, अब मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी से क्या है जी, क्योंकि हर पॉलिटिकल की जो होगा उसकी डिफरेंट आइडियोलॉजी होगी। ठीक है, वो एक डिफरेंट एथनिसिटी को, डिफरेंट लोगों को प्रेजेंट करती होगी। ठीक है, जैसे अब सिंध में आप देख लें, अब ये GDA है, ये सिर्फ सिंध के अंदर है। आपने कभी पंजाब में या KP के अंदर GDA का नाम नहीं सुना होगा। ठीक है, ऐसे कहीं ANF है, ये सिर्फ बलोचिस्तान के अंदर है। सॉरी, BAP है, सिर्फ बलोचिस्तान के अंदर है। तो ऐसी डिफरेंट मल्टीपल जितनी ज़्यादा पार्टीज होगी, हर किसी की डिफरेंट आइडियोलॉजीज होगी, और वो जानता होगा कि जी मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो बंदे हैं उनके क्या हैं, क्या क्या वो हैं, मतलब कि क्या क्या मसले मसाइल हैं, वो कैसे हल करते हैं, और फिर वो उन मसाइल को असम्बली में लेके आएंगे, और फिर असम्बली पे डिबेट होगी, बिल पास होगी, और उन लोगों के लिए अच्छे काम होंगे। तो क्या आज एक मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज़ को सॉल्व किया जा सके। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तो वो अच्छे डिसीजन लेगी। जल्दी जल्दी वो आपने सुना होगा, जस्टिस डिलेड है जस्टिस डिनाइड, कि जितना लेट करेंगे उतना ख़राब होगा, उतने लोग मतलब कि ज़्यादा लोगों के अंदर इन इंचैचमेंट, आई थिंक ये वर्ड है, मुझे वर्ड भूल गया, बड़ा अच्छा वर्ड मैंने यूज़ करता था इसके लिए। इंचैचमेंट है या इंचैचमेंट है? ठीक है, लोग इनकोचमेंट। इंचैंटमेंट है, सॉरी, इनकोचमेंट। नहीं नहीं इंचैंटमेंट है, सॉरी। इसका मतलब होता है बजन हो जाना। लोग क्या हो जाते हैं फिर, बजन हो जाते हैं, मतलब किसे, जस्टिस से, और फिर वो क्राइम में आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ होगा तो क्या होगा जी, कि इक्वालिटी आएगी। फ्री मीडिया होना चाहिए, मीडिया पार्शल होना चाहिए जी। ठीक है, अब जैसे अभी बात चलती है जियो न्यूज़, वो क्या न्यूज़ लीक क्या है, ये एयर वाई पीपल, वो उसका है जी, क्या नाम है उसका, PTI का है। तो मीडिया को फ्री मीडिया होना चाहिए और पार्शल होना चाहिए, पार्शल भी आप साथ लगा दें। उसके बाद कुछ इनफॉर्मल प्रीरिक्विजिट्स होने चाहिए जो कि होने ही होने चाहिए। ये इनफॉर्मल का मतलब ये है कि ये शराइत डेमोक्रेसी की भी हैं, लेकिन अगर डेमोक्रेसी नहीं भी है ना, फिर भी ये चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन की अच्छी पॉलिसीज़ बननी चाहिए, हर बंदे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। यहाँ पे आप इंडायरेक्टली बता दें कि हर 2 में से एक बच्चा पाकिस्तान में आउट ऑफ, मतलब कि स्कूल नहीं जाता। पॉवर्टी बहुत है, लोगों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, और जब ये नहीं मिलती तो फिर लोग इजीली ब्रेन वॉश हो जाते हैं। ठीक है। विजिलेंस, विजिलेंस का मैंने क्या बताया था, बताएं मुझे आप। विजिलेंट होना क्या होता है? ये तो नहीं पता मुझे। मैंने कल बताया नहीं था, विजिलेंसी आपने चेक रखना है गवर्नमेंट के एक्शंस पे, कि गवर्नमेंट क्या कर रही जी है, जी। किसी के राइट्स को डिप्रीव तो किसी नहीं कर के रही ये। राइट्स को। आई थिंक मैंने लिबर्टी में बताया था आपको, है ना, सेफ गार्ड्स ऑफ लिबर्टी में। अच्छा जी, अब एक ये वाली बात बड़ी अच्छी लगती है मुझे, सिविक सेंस। ठीक है,
सिविक सेंस क्या है जी कि आपको हर बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता हो। और सिविक सेंस ये होती है कि जी मैं लेट्स सपोज जा रहा हूँ ना, रास्ते में एक अगर पड़ा हुआ है कोई, लेट्स सपोज ईंट पड़ी हुई है, मैं उसको हटा दूँ। मैं अगर जा रहा हूँ तो रेड लाइट चल रही है। अभी सरगोदा में ये होता है, लोग अक्सर होते हैं सरगोदा में, आपको पता ही होगा, नहीं रुकते। ठीक है, क्योंकि लोगों में सिविक सेंस नहीं है। जिसको जहाँ मौका मिले वो वहाँ पे करप्शन करेगा। फिर होता है जी मुल्क में करप्शन बढ़ी है। तो लोगों के अंदर सिविक सेंस होना चाहिए। लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता हो कि भाई मैंने क्या करना है। मैं ये करूँगा तो ये गलत है, चाहे मुझे कोई देख रहा चाहे कोई नहीं देख रहा। ठीक। फिर स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन होना चाहिए। यहाँ पे आप जैसे मैंने कल भी बात की थी प्रोविंसेस की। फिर जो जितनी भी क्रॉस इनइक्वालिटीज़ हैं उनको ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या था जी कि डेमोक्रेसी कैसे चेंज, ये सवाल आया था कि सोसाइटी में कैसे चेंज ला सकती है। डेमोक्रेसी से क्या होता है, डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है, इलेक्शंस, मैस मीडिया, सिविल सोसाइटी वगैरह होती हैं। ठीक है, तो ये लोगों की विल के लिए काम करते हैं। रूल ऑफ लॉ होगा तो लोगों को जल्दी जस्टिस मिलेगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, कोई गलत काम नहीं करेगा। डिप्टी इलेक्शन होंगे तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने का जल्दी मौका मिलेगा। मैस मीडिया होगा तो जल्दी जल्दी उसको यूज़ करके सिविल सोसाइटी आपके केसेस लड़ती हैं। तो इस वजह से सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं जी। रिस्पॉन्सिव एफिशिएंट गवर्नेंस होनी चाहिए कि फ़ौरन के फ़ौरन काम करे, फ़ौरन के फ़ौरन वो अच्छा काम करे, फ़ौरन उस पर रिएक्शन दे अपना। कोई गलत काम हो उस पर अर्ली आपके आप अर्ली आपकी जस्टिस हो, आपको उसका वो क्या मिले, इंसाफ मिले। अच्छी डिसीजन मेकिंग होगी तो सोसाइटी में चेंज आएगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ रिसोर्सेज होंगे तो सोसाइटी में चेंज आएगा। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन होगी। नेशनल इंटीग्रेशन का पता है, यूनिटी, लोग अंदर कम्युनिटी, लोग साथ जुड़े रहों। आप माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ पीसफुल रहेंगे। दूसरा क्या है जी, डेमोक्रेसी में क्या होता है जी, लेस प्रोन टू वॉर्स होते हैं। अभी ये देखा हो कि जब से डेमोक्रेसी आई है ना दुनिया के अंदर, वॉर्स बहुत कम हुई हैं, बहुत कम वॉर्स हुई हैं। अभी जैसे पाकिस्तान इंडिया का इतना क्लैश है, इतना क्लैश है, कभी भी वॉर हो सकती है और हुई भी हैं, लेकिन वो फ़ौरन वॉर पे नहीं जाते। वॉर कब हुई है, जब मुल्क में क्या थी, ये डिक्टेटरशिप थी। ठीक है, तब वॉर हुई है। उसके बाद क्या है जी, जब होती है जी डेमोक्रेसी होती है तो आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी से बहुत सपोर्ट मिलता है। आपको एड की सूरत में, आपको सपोर्ट की सूरत में, आपको जी अभी देखा होगा इंडेक्स आते हैं बड़े ज़्यादा, वो बताते हैं कि जी क्या क्या किस कंट्री का क्या क्या सीन है, ताकि वो उसको अच्छा अच्छा ठीक करे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये भी आप अपने ऐसे के अंदर से यूज़ कर सकती हैं इसको। उसके बाद आता है जी डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का कंपेयर भी करें और कंट्रास्ट भी करें। ठीक है, डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। मिलिट्री के अंदर इलेक्शंस नहीं होते, वो मिलिट्री के ऊपर होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है जी, वो अपोजिशन से अकाउंटेबल, जो अकाउंटेबल होते हैं, पब्लिक को भी और अपोजिशन को भी। ठीक है, नेशनल असम्बली में वो सवाल पूछते हैं ना कि भाई आपने क्यों नहीं किया, उसको फिर वहाँ पे जवाब देते हैं। और डिक्टेटरशिप में कोई अकाउंटेबल नहीं होता, सारे अनअकाउंटेबल होते हैं। डेमोक्रेसी में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को, व्यू पॉइंट्स को, इंटरेस्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, सिंगल पार्टी सिस्टम होता है। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज को ख़त्म किया जाता है जी, उनको आउटलाइन किया जाता है, उनको ऊपर नहीं आने दिया जाता। और द डेमोक्रेसी में प्रेस की फ्रीडम होती है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं जी। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती हैं, यहाँ पे डिपेंडेंट होती हैं। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होती है, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होती है। ठीक है, कंपेयर कर लें, दोनों बहुत पावरफुल होते हैं। दोनों को एक जैसे पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होता है और डिक्टेटरशिप में भी एक बड़ा लीडर होता है, दोनों एक लीडर से चलते हैं। ठीक है जी, और दोनों प्रोपेंसिटी टू वॉर होते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन आज के टॉपिक में? ये वाला टॉपिक रेडी कहाँ से करना है? हम्म, ये वाला टॉपिक रेडी कहाँ से करना है? रेडी कहाँ से करना है? हाँ जी, ये उस मजरूल हक वाली बुक में नहीं है ये वाला टॉपिक। तो मैंने इतना तो बता दिया है अब इसमें, मतलब कि अपने हेड मेन चीज़ें मैंने सारी आपको बता दी हैं। आपकी इसमें रह क्या गया है आपको? हाँ, मेन चीजें रह गई है ना, वैसे ही कुछ एक्स्ट्रा होता है कि बंदा पढ़ लेता है। जैसे कल वाले में भी टॉपिक में भी कुछ चीजें थी और परसों वाले में। एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है आपने? मुनार की अच्छा, डिटेल वो में आप होगी। अपने नोट्स तो शेयर कर दीजिएगा।
चलो मैं वो भी कर दूंगा। और बताएं, बस यही, थैंक यू। लेक्चर की समझ आ गई आज के? हाँ जी, आ गई है। हाँ, आपने एक वर्ड बोला था सिसेशन का। आपने भेजा था ना क्वेश्चन ग्रुप में? हाँ जी, मैंने ही भेजा था। मैं एक क्वेश्चन दोबारा देख लेता हूँ। Where is that? हाँ, अच्छा जी, सिसेशन क्या होता है जी, और ये प्रॉब्लम क्या है जी फेडरल सिस्टम में, ऐसे ही पूछा आपने? ये प्रॉब्लम क्यों है? सिसेशन क्या होता है जी? सिसेशन, ये आपने उस वर्ड से जो सिसीड से निकाला है वही है ना? ये वाली हेडिंग बनी हुई थी उससे, इसलिए मुझे उसकी ना समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा मैंने मैं सिसीड का पूछ। वर्ड बोला था, सिसेशन का वर्ड बोला था मैंने? नहीं, ये मैंने बुक में देखा था। सिसीड यार, सिसेशन या सिसीड होता है कि जी आप एक लार्जर ग्रुप से निकलते हैं और अपने आप को आज़ाद करवाते हैं, ठीक है? अच्छा। ठीक है। और फेडरल सिस्टम में ये होता है कि जी अगर फेडरल सिस्टम है ना, ठीक है, तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है जी कि अब लेट्स सपोज इश्यूज आ रहे हैं तो आप उन इश्यूज को मिल बैठ के रिजॉल्व करें। ये तो नहीं है कि जी सिंध को अगर कोई मसला है तो वो कहता है जी मैंने, जैसे अल्ताफ़ हुसैन ने बात की थी कि सिंध को अलग कर दो। अभी जो इंडिया हाइब्रिड वॉर चला रहा है कि जी बलूचिस्तान को फ्री बलूचिस्तान का चला रहा है, हाइब्रिड वॉर पे प्रोपेगेंडा चला रहा है। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है, आपको इश्यूज रिजॉल्व करते हैं। जहाँ हम पढ़ेंगे ना सीसीआई मीटिंग का, सीसीआई क्या होती है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जी। ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सारे मिल बैठ के यहाँ पे इस अपने इश्यूज को, जो होते हैं प्रोविंशियल इश्यूज को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो फेडरल सिस्टम में नहीं होता ऐसे। हाँ, अगर आप कॉन्फिडेशन पढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेशन में सूबों के बाद पूरे इख्तियार होते हैं, लेकिन वो ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर लेट्स सपोज, चलो पाकिस्तान में रह क्या जाएगा, और ये अगर लेट्स सपोज हो भी जाए, अगर ऐसा होता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? अब जैसे कश्मीर है, कश्मीर के पास अपनी कोई आर्मी है? नहीं है। ऐसे सूबों के पास कोई अपनी आर्मी होगी क्या? वो कैसे फिर आगे सरवाइव करेंगे? तो इस वजह से ये एक प्रॉब्लम है। हम ऐसा नहीं होता, आपको इश्यूज रिजॉल्व करने होते हैं। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। ओके। हाँ जी, कोई और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सोचना, अच्छे से सोचना, कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं, अगर को हुआ तो मैं पूछ लूंगी हाँ चलें, ग्रुप ठीक। में। ठीक, समझ आ गई क्वेश्चन, टॉपिक की समझ आ गई? हाँ जी। चलें ठीक है, ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।